हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी कवर किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि फ्रॉग जो है उसके बॉडी पार्ट जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड है। नेक और टेल फ्रॉग में एब्सेंट होती है। फ्रॉग का जो डॉर्सल कलर है वो ऑलिव ग्रीन होता है और वेंट्रली जो होता है वो पेल येलो होता है। फ्रॉग के ऊपर कोई भी स्केल नहीं होते हैं और उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। स्लिपरी इसलिए होती है क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। और हमने देखा था कि फ्रॉग में सिंपल आई प्रेजेंट है और जो आई है, आई के ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की कवरिंग है, जो फ्रॉग जब वाटर में रहता है तो उसके आई को बचाती है, प्रिवेंट करती है। फिर इसमें हम लोग देखे थे कि फ्रॉग में टिम्पैनम प्रेजेंट है, जो इंटरनल ये जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, और एक्सटर्नल ये जैसे कि हमारे में एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है, फ्रॉग में नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि आसपास के साउंड की वाइब्रेशन को वो फील करता है, जो टिम्पैनम होता है। इसमें एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है। फ्रॉग में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है। लिम्ब दो में डिवाइड है, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब जो है वो 4 डिजिट इंड होता है और फाइव लिम्ब जो है उसमें 5 डिजिट होते हैं। फोर लिम्ब जो है वो वॉकिंग, बरोइंग, लिपिंग, स्विमिंग में हेल्प करता है, और हाइंड लिम्ब जो है हमने देखा था कि वो स्विमिंग में हेल्प करता है। हाइंड लिम्ब में वेब फीट भी होते हैं। और फिर हमने उसमें देखा था कि फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, जैसे कि उसमें वो मेल फ्रॉग में वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रीडिंग सीजन में फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। और इसमें कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग में। और ये जो कॉपुलेटरी पैड है वो फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीमेल को होल्ड करने के काम आते हैं। जिसमें हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में ये देखा था कि जो प्रेजेंट है ये सब वोकल सैक और कॉपुलेटिव पैड वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं, जिसकी वजह से हम लोग मेल और फीमेल को अलग अलग हम लोग जान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। फिर हम लोग ने मॉर्फोलॉजी पूरा फ्रॉग की पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। और अगर आपने एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ा है तो आप जाकर हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। वो हमने अब पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ सारा एनिमल टिश्यू, जो 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। फ्रॉग की एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रॉग होते हैं उसके अंदर हमारे सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं वैसे ही फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, बस कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी होते हैं, सर्कुलेटरी होते हैं, एक्सक्रीटरी होते हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं। तो ये सारे फंक्शन जो है फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। पहले हम लोग डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे, सारे फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ ग्लैंड होते हैं। आप बोलेंगे कि मैम एलिमेंट्री कैनाल भी तो सेम ही होता है। नहीं, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो पाथवे होता है। यानी कि जो हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ से होते हुए जो ईसोफेगस से स्टमक इंटेस्टाइन में जाता है, उसका जो पाथवे बनाता है वो एलिमेंट्री कैनाल हो गया। साथ में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे दो मेन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, लीवर और पेंक्रियाज। लीवर और पेंक्रियाज जो है वो लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। तो ये भी डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में दो में पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो कि पाथवे है डाइजेशन का, और ग्लैंड। ग्लैंड जो है वो जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे हम देखेंगे कि फ्रॉग में कैसे कैसे पाथवे होता है एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन का। पहले हम फ्रॉग जो है माउथ में अपना फूड इंटेक करता है। माउथ से वो बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक में कुछ जैसे कि गैस्ट्रिक जूस और एससीएल रिलीज होते हैं, जो कि हमारे फूड को पार्सली डाइजेस्ट करते हैं। फ्रॉग में भी सेम वैसे ही होते हैं। इसमें देखेंगे कि ज़्यादा फंक्शन जो है हमारे ह्यूमन से रिलेटेड है फ्रॉग में भी। यानी जैसा फंक्शन ह्यूमन में होता है वैसे ही फ्रॉग में होता है। कहीं कहीं कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसमें हमारे भी स्टमक में एससीएल और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फ्रॉग में भी होता है गैस्ट्रिक जूस और एससीएल। इसमें पेप्सिनोजन सिक्रेट होते हैं। जो पेप्सिनोजन होता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। यानी कि जो पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तब जाके हम वो एक्टिव होता है। यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होता है ना प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का, वो होता है पेप्सिन। स्टमक से हम इंटेस्टाइन में हम जो फूड है वो जाता है इंटेस्टाइन में। फूड मतलब एक प्रॉपरली मैक्सिमम डाइजेशन होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं फ्रॉग में, ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। सबसे पहले जो फूड है वो ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में जाता है तो गाल ब्लेडर से बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाज रिलीज होता है। तो इन ये दोनों ड्यूडेनम में एक्ट करते हैं और ड्यूडेनम में जो भी पार्सली डाइजेस्टेड स्टमक से फूड आया रहता है उसको और अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो जो ड्यूडेनम से फूड है वो पास होता है इलियम की तरफ, इलियम से फिर रेक्टम में जाता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन से क्लोएका में जाता है। जो भी इंटेस्टाइन में तो मैक्सिमम डाइजेशन हो गया, सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, वहाँ से फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड बचा वो क्लोएका में जाता है। क्लोएका से फिर वो
क्लोएका अपर्चर जो बाहर की साइड आउटसाइड जो ओपन होता है उससे वो फूड बाहर हो जाता है। तो हम इसको आप समझते हैं एक डायग्राम से, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, जो कि एक ही साथ वो मर्ज करके दे दिया है, तो थोड़ा कम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया है, जो पढ़ने में उतना आसान नहीं है। मैं एकदम आपको एकदम सिंपल और एकदम सीरियल से डायग्राम में समझाऊंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है और कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हो गया ईसोफेगस की पाइप की ओपनिंग। ईसोफेगस जो हम मुंह में माउथ में जो हम फूड मतलब हम नहीं मतलब जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग जो है माउथ में फूड इंटेक करते हैं, माउथ से फिर जो फूड ईसोफेगस में जाता है, तो ये हो गया ईसोफेगस की ओपनिंग। ईसोफेगस की ओपनिंग हो गई, ईसोफेगस से फूड आया, फिर वो जहाँ पे उसका 3 फोल्ड का यानी 3 फोल्ड का लीवर होता है, जो कि ट्रिपल फोल्ड होते हैं उसमें, और लीवर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के अराउंड। फिर वहाँ से फूड ईसोफेगस होते होते स्टमक में जाता है। स्टमक जो है वहाँ से एचसीएल और डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं स्टमक के वॉल से। तो ये क्या करते हैं, फूड को पार्सली डाइजेस्ट करते हैं। अब पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग बोलते हैं काइम, ह्यूमन में भी बोलते हैं कि जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्टमक के से पास होता है, और पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको ड्यूडेनम बोल रहे हैं उसको काइम कहते हैं। तो स्टमक से फूड पार्सली डाइजेस्टेड पास हुआ और वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट जिसको हम लोग बोले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में गया तो यहाँ पे जो गाल ब्लेडर प्रेजेंट है ना, गाल ब्लेडर और पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। वहाँ से गाल ब्लेडर से बाइल होता है, लीवर बनाता है बाइल, बाइल से फिर जो है वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। अब ये जो स्टोर गाल ब्लेडर में बाइल है वो बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस दोनों जो है कॉमन बाइल डक्ट होता है, दोनों जहाँ मर्ज करते हैं कॉमन बाइल डक्ट, वहाँ से फिर ये दोनों आते हैं ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट ड्यूडेनम में, जहाँ वो एक्ट करते हैं और फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। फिर इलियम में जाता है फूड, इलियम में कुछ डाइजेशन होता है। जो ड्यूडेनम और इलियम है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन जो फिर आगे फूड पास हुआ रेक्टम में गया। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। रेक्टम में जो है हमारा जो भी वाटर होता है फूड में, वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पर रेक्टम तक सारा हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, यानी जितने न्यूट्रिएंट थे वो एब्जॉर्ब हो गए। अब रेक्टम से अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल बचा वो आगे पास होता है और वो जाता है क्लोएका। रेक्टम के आगे जो चैम्बर होता है वो क्लोएका, ये जो आपका बना हुआ चैम्बर है ना, ये फोल्ड जैसा, वो होता है क्लोएका। क्लोएका जो होता है वो कॉमन चैम्बर होता है। इसमें रिप्रोडक्शन का भी जो मटेरियल है वो आता है, रिप्रोडक्टिव कैनाल भी आती है, एलिमेंट्री कैनाल भी आती है और एक्सक्रीटरी कैनाल भी आती है, यानी कि ये कॉमन चैम्बर है। फिर उसके बाद ये क्लोएका ये आप देख रहे हैं जो, और ये जो फुल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर तो अभी डाइजेशन में काम नहीं है, बस ये आपको समझा दूं कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये फुल स्ट्रक्चर है ये अंदर जो है ये होता है क्लोएका, और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर। फिर क्लोएका से जो है वो फूड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड वो क्लोएका अपर्चर से बाहर हो जाता है। ये मैंने आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया कि कैसे डाइजेशन होता है, स्टेप कैसा होता है। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो लीवर होता है वो 3 लोब का होता है। मैंने बताया ना कि 3 फोल्ड का होता है, 3 लोब का लीवर होता है जो बाइल सिक्रेट करता है। गाल ब्लेडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। अब जब ये गाल ब्लेडर यानी बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक जगह, जैसे यहाँ पे ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, तो ये जो चैम्बर है ना इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे हैं। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये जो ये ड्यूडेनम पार्ट है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, तो इसी में ये कॉमन बाइल डक्ट का मतलब ओपनिंग जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। फिर हम देखेंगे फ्रॉग जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, तो ये इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियाँ हो गई या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते हैं। आप देखेंगे कि मानसून के सीजन में, यानी कि जो बारिश का सीजन होता है उस टाइम फ्रॉग ज़्यादा दिखते हैं, और समर में और विंटर में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए वो विंटर स्लीप और समर स्लीप में चले जाते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं। तो फ्रॉग हमें नहीं दिखते, लेकिन मानसून का सीजन जैसे ही आता है हमें फ्रॉग दिखने लगते हैं। तो उस टाइम इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मॉस्किटो हो जाते हैं, तो फ्रॉग यही सब खाते हैं, यानी कि वो कार्निवोरस होते हैं। तो जो एनिमल कार्निवोरस होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना वो शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करना होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम हर्बीवोरस एनिमल है वो ग्रास खाते हैं, प्लांट की मटेरियल खाते हैं, तो वो सारे सेलुलोज ले रहे हैं अपने फूड में, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल लार्ज हो जाती है। लेकिन जो फ्रॉग है वो कार्निवोरस है, वो सेलुलोज नहीं इंटेक कर रहे हैं, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है। फिर हम देखते हैं क्लोएका जो है, मैंने बताया कि ये कॉमन चैम्बर है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल की ओपनिंग होती है। जैसे एक क्लोएका हो गया, ये जो आपका पोर्शन हो गया एक क्लोएका हो गया, तो क्लोएका में जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग हो रही है, फिर वैसे ही उसमें एक्सक्रीटरी कैनाल की भी ओपनिंग होगी, रिप्रोडक्टिव कैनाल की भी ओपनिंग होती है। मैं इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगी।
फिर इतना हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डाइजेशन है उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। मैंने वैसे तो आपको डायग्राम से मोस्टली समझा दिया, लेकिन फिर और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज होता रहे और क्लास में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ज़्यादा चीज़ें क्लास में ही लर्न हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार और अच्छे से इसको समझा देती हूँ। मैकेनिज्म में हम देखेंगे डाइजेशन क्या है कि जो फूड होता है वो हम फ्रॉग जो है वो अपने बाइलोब टंग से कैप्चर करते हैं। बाइलोब यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया ना, ऐसे 2 लोब यानी 2 लोब्स, बाइलोब्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका जो टंग होता है फ्रॉग का वो बाइलोब्ड हो जाता है। जैसे है ना ऐसे लोब का होता है टंग, तो ये किसी कोई चीज़ खाते हैं ना तो ऐसे करके मतलब बाइलोब टंग से अपने माउथ में इंटेक करते हैं। और ये इसका जो टंग होता है वो बाइलोब्ड होता है, प्रीहेंसाइल होता है। प्रीहेंसाइल मतलब कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड बहुत फास्ट मूवमेंट कर पाता है, यानी कि बाहर अंदर इसका टंग जो है बाहर अंदर कर पाता है। फ्रॉग की टंग भी थोड़ी लंबी होती है, छिपकली की टंग भी थोड़ी लंबी होती है, तो फ्रॉग की बाइलोब टंग होती है और वो प्रीहेंसाइल होती है, यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत आसानी से बाहर अंदर मूवमेंट कर पाती है। फिर हम डाइजेशन देखेंगे, जो फूड हम बाइलोब टंग से जो फ्रॉग लिए इंटेक किए माउथ में जाता है, माउथ से फिर बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से स्टमक में जाता है। स्टमक में है जो वो फूड जो रहता है उसमें एचसीएल मतलब स्टमक की वॉल एचसीएल सिक्रीट करती है। फिर उसमें वहाँ पे स्टमक में हमारा जो फ्रॉग का है वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर पेप्सिन इसमें प्रेजेंट होता है, स्टमक के वॉल में पेप्सिन रिलीज होता है जो कि एक्टिव एग्जाम में पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में, यानी कि इसमें एचसीएल रिलीज हो रहा है, इसमें पेप्सिन रिलीज हो रहा है। तो ये सब हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, एचसीएल जो है वो फूड में मिक्स होके डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, यानी कि स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप समझेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन में क्या मतलब प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं उसको ब्रेक करने के तरीके को हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाएं तो उसको सिंपल फूड में यानी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो ब्लड में न्यूट्रिएंट के लिए और एनर्जी के लिए, उसी को हम लोग डाइजेशन बोल रहे हैं, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इसको इस मैकेनिज्म को हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं। अब स्टमक से हम आगे देखेंगे कि स्टमक से फूड जो है स्टमक में वो पार्सली डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली दो पार्ट होता है, ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम इन इलियम के बाद से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जिसका पार्ट होता है रेक्टम, रेक्टम में जाता है फूड। तो हम लोग पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो होता है ड्यूडेनम, मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट का चैम्बर जो है वो ओपन होता है, जो कि गाल ब्लैडर से बाइल और इधर पैंक्रियास से तुम्हारे पैंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन के पहला पार्ट ड्यूडेनम में जाता है। तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो प्रोटीन है को डाइजेशन में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद जो आपका हो गया बाइल जो हो गया वो फैट को इमल्सिफाई करता है। जो बाइल जो गाल ब्लैडर से आ रहा है ना इस ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी फैट को तोड़ता है, जिससे फैट के लार्ज ड्रॉपलेट हो गए। लार्ज ड्रॉपलेट हो गए यानी स्टमक से जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड आया लार्ज ड्रॉपलेट हो गए फैट के, उसको जो बाइल है वो सिंपल छोटे छोटे स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स बना देता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो पाए। तो बाइल ये काम किया और पैंक्रियाटिक जूस जो आ रहा है पैंक्रियास से वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी फैट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया। और उसके बाद जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया उसमें मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, इलियम में पास होता है, इलियम में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पाता है रेक्टम, रेक्टम में मैक्सिमम वाटर जो रहता है हमारे फूड मतलब फ्रॉग के फूड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो आगे पास करता है रेक्टम में जाता है, रेक्टम से फिर आगे अनडाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है। तो फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इसका हम लोग देख लिए, मैकेनिज्म देख लिए हैं। वैसे तो ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, फिर मैं एक बार समझा दी। फिर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन होता है कैसा है। एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में होता है। मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में जाता है, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इलियम में जो होता है, इलियम में जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इलियम में। जैसे ना कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे जो सेल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इलियम की, वो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन बना लेती है, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जो विलाई हम लोग जिसको कहते हैं, जो इलियम की सेल का अरेंजमेंट है फिंगर लाइक, उसी को हम लोग विलाई कर रहे हैं। और इसमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो हमारे इलियम की सेल है
वो फोल्ड हो गई, फिंगर लाइक तो विलाई हो गया, लेकिन उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो गया ऐसे छोटे छोटे, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए माइक्रो विलाई में। ये जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये माइक्रो विलाई इसको बोलते हैं। तो ये जो विलाई और माइक्रो विलाई है ना, वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, हमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाए। इसलिए माइक्रो विलाई और विलाई प्रेजेंट होते हैं इलियम के पार्ट में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए। फिर हम फूड को में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिए, डाइजेशन कर लिए। अब हम देखेंगे जो अनडाइजेस्टेड है वो मतलब फूड है, वो उसको हम लोग ईजेशन कहते हैं। ईजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जो अनएब्जॉर्ब हो पाया है, जिसको हम लोग फीकर मैटर करते हैं, वो रेक्टम से क्लोएका से होते, क्लोएका एपर्चर से होते हुए बाहर मतलब निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। रेक्टम से क्लोएका गया, क्लोएका से क्लोएकल एपर्चर से वो बाहर हो जाता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यही खत्म होता है फ्रॉग का। तो आप आई होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया, कोई भी पार्ट आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर हम आगे पढ़ेंगे फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो वाटर में भी रहता है, वो बरो में यानी कि हाइबरनेशन, समर स्लीप, विंटर स्लीप और एस्टिवेशन समर स्लीप में चला जाता है, और फिर वो लैंड पे भी रहता है। तो वो कैसे रेस्पायर करता है, वो कैसे मतलब अपने सांस लेता है, और कैसे अपना जो है फूड है उस फूड के मॉलिक्यूल जो हम डाइजेस्ट किए हैं उसको कैसे तोड़ के एनर्जी निकालता है। तो उस प्रोसेस को हम देखेंगे कि जब वाटर में फ्रॉग रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो स्किन के थ्रू हो रहा है। जब गैस एक्सचेंज स्किन के थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर में रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। वैसे जो फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना, वो फ्रॉग हर टाइम कर पाता है, यानी लैंड में भी कर पाता है, वाटर में भी कर पाता है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो कर सकता है। अब वो किससे कर रहा है उसकी मर्जी, लेकिन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो जब चाहे तब फ्रॉग कर सकता है, यानी ऑल टाइम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है। तो वाटर में तो मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है, यानी कि वाटर में जब फ्रॉग रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से रेस्पायर करता है। ये जो स्किन होती है फ्रॉग की, ये स्किन हो गई, स्किन के जो नीचे जो होती है ना स्किन की जस्ट लेयर, तो ये वस्कुलर टिश्यू यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाईली वस्कुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाटर में वो कर रहा है स्किन के थ्रू, वो गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाए। हाईली वस्कुलर होगा तो गैसेस एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे ये हो गया वस्कुलर टिश्यू, हाईली वस्कुलर है फ्रॉग, तो फ्रॉग की स्किन के नीचे हाईली वस्कुलर प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो यहाँ से CO2 बाहर जाता है और O2 स्किन के सरफेस से डिफ्यूज होकर अंदर आता है। ये स्किन हो गई, ये ब्लड वेसल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वाटर में, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, स्किन से हो रहा है। फिर जब वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाता है तो वहाँ भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है वो फ्रॉग। लेकिन जब वो फ्रॉग लैंड पे रहता है, मेन हम देखते हैं लैंड पे रहता है तो कैसे रेस्पायर करता है। क्यूटेनियस भी कर सकता है। क्यूटेनियस का मैकेनिज्म आपको मैं बता दी कि इसकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से CO2 और O2 का अच्छे से एक्सचेंज डिफ्यूजन से हो पाता है। फिर लैंड पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, बक्कल कैविटी से भी वो रेस्पायर करता है। बक्कल कैविटी से मैं अभी समझाऊंगी कि आपको बक्कल कैविटी से वो कैसे रेस्पायर करता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, जैसे हम ह्यूमन करते हैं वैसे ही वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर पाता है, यानी कि वो लंग से रेस्पायर भी कर लेता है। यानी लैंड पे वो तीनों रेस्पिरेशन कर पाता है, लेकिन वाटर और हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जब वो रहता है तो वो सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है। अब हम आगे देखेंगे बक्कल कैविटी से वो कैसे रेस्पायर करता है। तो बक्कल कैविटी से जो उसका फ्रॉग का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है ना, वहाँ से वो गैस इंटेक किया, माउथ को अपने क्लोज कर लेता है। जब भी वो बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन करता है ना तो वो माउथ को क्लोज कर लेता है। फिर एक्सटर्नल माउथ के जस्ट ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर, यानी कि 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वो गैसेस इंटेक किया, फिर वो माउथ को बंद किया रहता है, तो वो जो गैसेस होते हैं वो बक्कल कैविटी में आ जाते हैं। बक्कल कैविटी की जो स्किन के ऊपर जो है ना, स्किन के अंदर जो है वो भी हाईली वस्कुलर होता है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट है। तो माउथ को बंद किया और वो बक्कल कैविटी में जब वो गैसेस गया तो बक्कल कैविटी से पुश होके वो लंग में चला जाता है, यानी लंग से फिर वो रेस्पायर कर लेता है। यानी कि ये बक्कल कैविटी CO2 को एक्सचेंज करता है जहाँ कि वो हाईली वस्कुलर होता है, जिससे इजिली डिफ्यूजन हो पाता है। तो बक्कल कैविटी में जो भी गैसेस फील्ड होती है वो पुश करके लंग्स में डाल देता है, यानी कि बक्कल कैविटी से ऐसे ही वो रेस्पायर करता है। जैसे इसका पाथवे देख लेते हैं, ये माउथ क्लोज रहता है, फिर एयर जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेता है, बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी में O2 और CO2 एक्सचेंज करता है। अब जो एक्सचेंज किया, बक्कल कैविटी में जो एयर फील्ड है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन होता है, फिर वो लंग्स में पुस्ट हो जाता है और वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है।
फिर हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन समझेंगे। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसका जो फ्रॉग का लंग्स है ना वो एक पेयर है, यानी कि जैसे हमारा ह्यूमन का लंग्स है वो एक पेयर है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों प्रेजेंट है, वैसे ही फ्रॉग का भी है। वो पिंकिश होता है, यानी पिंक कलर का होता है। हमारा भी लंग्स जो है वो भी पिंकिश है, सैक लाइक है, यानी कि उसके अंदर स्पेस है। फिर उसमें ट्रंक के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अपर पार्ट में, ट्रंक का जो अपर पार्ट है वहाँ पे वो उसका लंग प्रेजेंट होता है थॉरेक्स पोर्शन में। जैसे ये देखिए आपका ये हो गया माउथ, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहाँ से नॉस्ट्रिल से एयर गया, मतलब बकल कैविटी में नहीं गया डायरेक्ट, बकल कैविटी से जाएगा तो वो हो जाएगा बकल कैविटी से रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बक्कोफेरेंजियल बोलते हैं। फिर वहाँ से वो O2 CO2 लंग्स में गया, और लंग्स में जैसे कि हमारी एल्वेोली होती है, एल्वियोली से हमारा डिफ्यूज़न होता है, वैसे एल्वियोली से ये फ्रॉग में भी लंग्स से डिफ्यूज़न होता है। इसमें हम जानेंगे कि मेनली तो ये आप इतना बस याद रखेंगे ना, ये बस ऊपर वाला जो मैंने बताया है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। पर आपको अच्छे से याद रहे इसके लिए मैं आपको सारे चीज़ें समझा दी हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कोई चीज़ें आप भूले ना। फिर हम देखेंगे कि जो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस करके बहुत ही अलग अलग स्टेज में जाता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब टैडपोल होता है, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का जब इनिशियल जो स्टेज होती है टैडपोल लार्वा की, वो हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस होता है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लंबी होती है, स्टार्टिंग में लंबी होती है, बाद में जब वो कार्निवोर होता है तो धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट हो जाती है। तो जब टैडपोल लार्वा होता है ना वो गिल से रेस्पायर करता है, जैसे बाकी एक्वाटिक एनिमल रेस्पायर करते हैं, जैसे फिश हो गया तो फिश गिल से रेस्पायर करता है, मोलस्का हो गया वो गिल से रेस्पायर करता है, वैसे टैडपोल लार्वा भी गिल से ही रेस्पायर करता है, और वो टैडपोल लार्वा जो है वो हर्बीवोरस होता है। तो हम लोग ने रेस्पिरेशन भी यहाँ पे खत्म कर लिया। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन में अच्छे समझ में आया हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको रिप्लाई दूंगी ही दूंगी 24 आवर के अंदर। अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं दूंगी। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ह्यूमन में वैसा ये बस कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि मेन जैसा कि हमारे ह्यूमन की तरह ही जिसकी लाइफ प्रोसेस है वो है। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन में हमारे प्रेजेंट होते हैं कि वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, यानी ब्लड वेसल से सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हमारे ह्यूमन में भी लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड हो गया। फिर पोर्टल सर्कुलेशन भी प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं, फ्रॉग में भी होते हैं। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी 3 होते हैं, एक होते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, एक होता है रेनल पोर्टल सर्कुलेशन, और एक होता है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसको भी मैं समझाऊंगी। पहले हम देखते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम समझेंगे। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हम समझेंगे कि जो फ्रॉग में जो सर्कुलेशन होता है ना वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि क्लोज वेसल्स हैं। क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 7, 8, 9 में भी, 8, 9 में भी पढ़ाए जाते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में अंतर क्या है। जो क्लोज होता है ना वो क्लोज ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन से ब्लड फ्लो होता है, और वो मतलब स्पेस में डायरेक्टली डंप नहीं होता है, उसके वो फ्लो करता है डक्ट के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल, कैपिलरी, आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड डंप मतलब फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो ओपन होता है ना उसको जैसे साइनस के थ्रू वो डायरेक्ट डंप हो जाता है स्पेस में, ओपन होता है। लेकिन क्लोज में वो प्रॉपर वेन्स, आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो जो फ्रॉग में है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज नेटवर्क, ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क से फ्लो होता है। इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में आपका आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज आ गया। ब्लड हो गया, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट में ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हार्ट आ गया, हार्ट जो है वो पंपिंग करके ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है बॉडी से लंग, लंग से फिर हार्ट, ये सारा। तो इसमें हम पहले देखेंगे हार्ट। हार्ट जो होता है वो लंग के बीच में प्रेजेंट होता है, हमारा भी ह्यूमन में भी हार्ट होता है, वो लंग के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि लोकेटेड बिटवीन लंग्स। उसके बाद ये मस्कुलर होता है, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। फ्रॉग में 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन ह्यूमन में वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन में होता है 2 आर्टिया, 2 वेंट्रिकल, लेकिन फ्रॉग में जो है वो 2 आर्टिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। यानी कि ये मस्कुलर होता है, 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आर्टिया और 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें फ्रॉग में 2 एडिशनल चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं, एक साइनस वेनेसस कहते हैं, दूसरा कॉनस आर्टेरियस कहते हैं, जिसको ट्रंगस आर्टेरियस भी कहते हैं। इसमें 2 एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हार्ट हो गया,
हार्ट जो हो गया फ्रॉग का, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो डबल मेम्ब्रेनस होती है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ना हार्ट के ऊपर, इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम ह्यूमन के हार्ट में भी कवरिंग होती है जो ह्यूमन हार्ट को कवर करता है। फिर हम देखेंगे जो 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम सर्कुलेशन समझते हैं, हमें ईजी हो जाएगा। तो पहले जो हमारा जो 2 एडिशनल चैम्बर है ना, उसको हम डिटेल में समझते हैं। जो एडिशनल चैम्बर है उसको हम लोग ऑर्टिक ट्रंक बोलते हैं। ऑर्टिक ट्रंक में हम देखेंगे कि जो कॉनस आर्टेरियोसस है ना, कॉनस आर्टेरियोसस, ये वेंट्रल प्रेजेंट होता है, यानी कि हम वेंट्रल व्यू से कॉनस आर्टेरियोसस को देख सकते हैं, यानी जिसको हम लोग ट्रंकस आर्टेरियोसस बोल रहे हैं। जिसको हम लोग वेंट्रल व्यू से देखेंगे। जैसे कि हम जब ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो हम वेंट्रल हार्ट बनाते हैं, जिसमें देखते हैं कि राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये हमारे ह्यूमन में होता है, 4 चैम्बर होते हैं। पर फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक कॉमन वेंट्रिकल होता है जो सिंगल प्रेजेंट होता है। तो जो ये कॉनस आर्टेरियोसस है ना, ये वेंट्रल प्रेजेंट है हार्ट के, फ्रॉग के हार्ट के वेंट्रल प्रेजेंट है। जो कॉनस आर्टेरियोसस है इसको हम याद रख सकते हैं कि हम वेंट्रल व्यू से देखते हैं तो कॉनस आर्टेरियोसस देखता है और वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। और इससे हम लोग देखेंगे कि जो कॉनस आर्टेरियोसस है ना, ये वेंट्रिकल से ज्वाइन होता है, यानी वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, वेंट्रल व्यू से हम देखते थे। इसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये वेंट्रल व्यू से दिखता है और ये वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, वो हमारे कॉमन चैम्बर वेंट्रिकल में आया, जो मिक्स हो गया जहाँ पे। तो यहाँ पे मिक्स ब्लड हो जाते हैं। अब मिक्स ब्लड जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और कनेक्ट होते हैं कॉनस आर्टेरियोसस से। आर्टेरियोसस जो कनेक्ट होते हैं, जो ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन हो गया ना, ये आर्टेरियोसस से कनेक्ट होता है। ये जो कॉनस आर्टेरियोसस है ये सैक लाइक होता है और इसमें जो है ये मिक्स ब्लड इंटर करते हैं और कॉनस आर्टेरियोसस ही पूरे बॉडी पार्ट में मिक्स ब्लड फ्रॉग के भेजता है, यानी सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो कॉनस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड प्रेजेंट हो और ये वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो मिक्स ब्लड वेंट्रिकल में आया वो कॉनस आर्टेरियोसस में जाता है और ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। आई होप आपको ये कॉनस आर्टेरियोसस कहाँ प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, ये समझ में आया। अब हम देखते हैं डॉर्सल व्यू से। हम हार्ट को, फ्रॉग के हार्ट को डॉर्सली देखेंगे, यानी जस्ट अपोजिट व्यू से देखेंगे। अपोजिट देखेंगे तो राइट एट्रियम इस साइड आएगा, लेफ्ट एट्रियम इस साइड आएगा। जैसे इसमें राइट एट्रियम इस साइड दिखाई, मतलब आपको लोकेट किया हुआ है राइट लेफ्ट एट्रियम इस साइड। लेकिन जब हम डॉर्सल करेंगे, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे हार्ट को, तो राइट एट्रियम इस साइड आएगा, लेफ्ट एट्रियम इस साइड आ जाएगा आपको। तो इसका जो साइनस है ना, साइनस वेनुसस, ये डॉर्सल व्यू होता है, यानी कि डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। और ये जो है ना, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से, मतलब सॉरी, ये जो है वो राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट होता है। जो आपका हम देख रहे थे कॉनस आर्टेरियोसस, ये वेंट्रल व्यू होता है और ये वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। इसको तो वेंट्रल व्यू वेंट्रिकल से याद कर लगेंगे कि कॉनस आर्टेरियोसस वेंट्रिकल से कनेक्ट है, इसलिए वेंट्रल से दिखता है। अब साइनस वेनुसस में हम देखेंगे कि साइनस वेनुसस जो होता है वो डॉर्सल व्यू से दिखता है और ये राइट और लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट होता है। अभी जो हम लोग ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी पार्ट से, वेन्स के थ्रू, वेन से वेना कावा से जो हमारे राइट एट्रियम और में आता है ब्लड, और तो ये है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में नहीं आता है वेना कावा से, ये पहले जाता है साइनस वेनुसस में। साइनस वेनुसस जो है वो राइट एट्रियम से कनेक्ट होता है, फिर वो ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। अब राइट एट्रियम में ब्लड गया, राइट एट्रियम से फिर जाकर वो होता है वेंट्रिकल में जाता है। तो ये जो राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है ना, ये साइनस वेनुसस से आ रहा है, और जो कि राइट एट्रियम से कनेक्ट होकर राइट एट्रियम में डंप कर रहा है ब्लड, वहां से भी वेंट्रिकल में जा रहा है। यानी कि जो साइनस वेनुसस है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और फिर वहां से कॉमन वेंट्रिकल में जाता है, और कॉमन वेंट्रिकल से फिर वो कॉनस आर्टेरियोसस में जाता है, वहां से फिर बॉडी पार्ट में जाता है। आई होप कि आपको ये जो 2 एडिशनल चैम्बर है उसका फंक्शन समझ में आया हो और आपको समझ में आया हो कि वो कैसा दिखता है, कहाँ से दिखता है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम देखेंगे जो फ्रॉग होता है वो मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, एक तरफ से वो डबल सर्कुलेशन है पर इनकम्प्लीट है, यानी प्रॉपर डबल सर्कुलेशन फ्रॉग में नहीं होता है, यहाँ पे मिक्स सर्कुलेशन होता है। हम मिक्स सर्कुलेशन में देखेंगे कि जो फ्रॉग होता है वहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब आपको डायग्राम से मैं बहुत ही ईजिली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम फ्रॉग का, ये हम लोग वेंट्रल देख रहे हैं, वेंट्रिकल व्यू देख रहे हैं हार्ट का। जैसे कि हम लोग ह्यूमन का भी हार्ट का पढ़ते हैं तो हम वेंट्रिकल व्यू ही देखते हैं। इसमें कॉमन वेंट्रिकल का चैम्बर हो गया आपका। जब हम ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू से या ऑर्गन से जो निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, वो वेन्स में जाता है।
वेन से वेना कावा में जाता है। वेन्स जो वो स्मॉल ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स है, यानी कि नैरो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वेना कावा है ना वो बड़ी ब्लड वेसल्स है, यानी कि बहुत सारे वेन्स मिलकर, जैसे ये वेन्स आ रहे हैं, बहुत सारे वेन्स इधर से आए हैं, इधर से आए हैं, इधर से आया, तो ये यहाँ से मिलकर ना ये एडिशनल चैम्बर बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ा बन रहा है। ये सब वेन्स जो है ये मिलकर यहाँ से एडिशनल चैम्बर बना रही है, यानी ये सारी वेन्स हो गई, 1 वेन्स, 2 वेन्स, 3 वेन्स, 4 वेन्स, ये सारी वेन्स हो गई और यहाँ से ये वेना कावा बना रहा है, यानी कि ये जो है ये एडिशनल चैम्बर बना रहा है, बड़ा चैम्बर, जिसको हम लोग वेना कावा बोल रहे हैं। तो जो टिश्यू ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वो निकलता है, वो वेन्स में जाता है, वेन्स से वेना कावा में जाता है, वेना कावा से साइनस वेनसस में ब्लड जाता है जो कि राइट एट्रियम से कनेक्ट होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे ह्यूमन में जो है वो वेना कावा से डायरेक्ट राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, पर यहाँ पे साइनस वेनसस से होते हुए जाता है, साइनस वेनसस से राइट एट्रियम में जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना साइनस वेनसस वेना कावा वेन टिश्यू, ये वेनस सिस्टम है, इसको हम लोग वेनस सिस्टम कहते हैं। अब राइट एट्रियम में ब्लड गया, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो अब चला गया लेफ्ट मतलब सॉरी वेंट्रिकल में चला गया, जो कि कॉमन है, जहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों जाते हैं। कॉमन चैम्बर है वेंट्रिकल का, जहाँ चला गया ब्लड। अब ब्लड यहाँ पे ऑक्सीनेटेड भी आ रहा है, ये मिक्स हो गया। अब मिक्स ब्लड जो है ना वो पूरे बॉडी पार्ट में और जो भी फ्रॉग के ऑर्गन्स है अलग अलग वो सारे पार्ट में पहुँचाता है। वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल पहले डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचाता, वेंट्रिकल कॉनस आर्टेरियोसस से कनेक्ट होता है। कॉनस आर्टेरियोसस जो है वो आर्टिक आर्च से ब्लड जो है वो टिश्यू में पहुंचाता है, यानी कि जो भी टिश्यू ऑर्गन को जो भी ब्लड चाहिए ऑक्सीनेटेड, वो मिक्स ब्लड ही टिश्यू ऑर्गन को पहुंचाता है। और यही जो है फिर वापस जाके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में मिक्स ब्लड जो होके वो लंग्स में जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, मिक्स ब्लड यानी ऑक्सीनेटेड होता है, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाता है और ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना वो आर्टरी से जाता है। ऑर्टिक आर्क आपको दिख रहा है ना, ऑर्टिक आर्क में ऑर्टा होता है, ऑर्टा जो होता है वो बहुत ही बड़ा चैम्बर होता है, ऑर्टा से फिर आर्टरीज डिवाइड होती है, छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज से फिर आगे जाती है तो ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो ये जो है आर्टिक आर्क, यहाँ से ऑर्टा, ऑर्टा से आर्टरी में, फिर आर्टरी से फिर आगे ब्लड जाती है कैपिलरी, कैपिलरी से टिश्यू ऑर्गन में जाती है। फिर यहाँ पे मिक्स ब्लड आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी से ले जाकर ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स प्यूरिफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में वापस आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉग का सर्कुलेशन, यहाँ पे आप देख लेंगे मिक्स सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो वेना कावा टिश्यू ऑर्गन से आ रहा है, दोनों कॉमन वेंट्रिकल चैम्बर में मिक्सड हो जा रहा है। फिर मिक्स ब्लड जो है वो आगे टिश्यू में भी जा रहा है और आगे प्यूरिफाई होने के लिए मिक्स ब्लड से लंग्स में जा रहा है। अब आप सोचेंगे मैम इसे मिक्स ब्लड में क्या फ़ायदा है, हम तब क्यों इसको प्यूरिफाई कर रहे हैं? हम लोग प्यूरिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये भले ही मिक्स ब्लड जा रहा है, पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना उससे तो हमारा जो मिक्स ब्लड है उससे तो थोड़ा साफ ही है, उससे तो थोड़ा प्योर ही हो जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि बहुत ज़्यादा वेस्ट है इसमें, लेकिन जब ये लंग्स में जाके प्योरीफाई हो जा रहा है, यानी कि जब ये मिक्स हो रहा है ना तो ये थोड़ा लेस टॉक्सिक बना दे रहा है। लेकिन डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन जब वो हम लंग्स से प्योरीफाई होकर ऑक्सीनेटेड में मिक्स कर रहे हैं डीऑक्सीनेटेड से, यहाँ पे लेस टॉक्सिक हमारा ब्लड हो जा रहा है, जो कि टिश्यू ऑर्गन में जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फ्रॉग का पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो साइनस वेनसस है वो राइट एट्रियम से ज्वाइन हो रहा है और ये डॉर्सली प्रेजेंट है। हमने पिछले डायग्राम से भी समझा, कॉनस आर्टेरियोसस है वो वेंट्रिकली प्रेजेंट है और वो वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रहा है। आप कॉनस आर्टेरियोसस याद रख सकते हैं कि ये वेंट्रिकली प्रेजेंट है इसलिए वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। फिर हम देखेंगे ब्लड में जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन में भी प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो यानी कि ये सारे कंपोनेंट हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट है, फ्रॉग के ब्लड में भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो सारे कंपोनेंट हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यही ब्लड को बना रहा है। लेकिन हमें हमारे ह्यूमन और फ्रॉग के ब्लड में कुछ डिफरेंट है। ये डिफरेंस है कि जो फ्रॉग का जो आरबीसी होता है ना वो न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लड को, पर इनका जो आरबीसी होता है ये न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन ह्यूमन का जो आरबीसी होता है ना वो न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, पर फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड होता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप याद रखेंगे कि फ्रॉग का जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है। फिर हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। हमने देखा था ना कि जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो इसमें
सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से होता है, जो हमने ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया। फिर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, फिर पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसमें हम लोग नॉर्मली जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना पढ़, एनसीईआरटी में तो वैसे लिम्फेटिक सिस्टम का बस नाम दिया और कुछ नहीं दिया है, इतना हम इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी जब हम बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो हम लिम्फेटिक सिस्टम को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ बनाता है। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड के इन्फिल्ट्रेशन से फॉर्म होता है। यानी कि जो भी लिम्फेटिक सिस्टम का जो भी कंपोनेंट है ना लिम्फ का, वो ब्लड के प्यूरिफाई होकर फिल्टर होकर जो कंपोनेंट आ रहा है वही लिम्फ है। यानी कलरलेस फ्लूइड फॉर्म बाई फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिर ये जो लिम्फ है ना, वो ब्लड की तरह ही उसके अंदर भी कंपोजिशन होता है, बस उसमें कुछ प्रोटीन नहीं होते हैं और बड़े बड़े लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल वो नहीं होते हैं और आरबीसी नहीं होता है। लिम्फ में ब्लड जैसा ही कंपोनेंट होता है, उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है सिर्फ, और लार्जर प्रोटीन नहीं होते हैं, स्मॉलर प्रोटीन होते हैं। यानी लिम्फ जो है वो ब्लड जैसा ही है, बस कुछ कंपोनेंट के लिए कुछ कंपोनेंट उसमें मिस होते हैं, तो वो लिम्फ बन जाता है। और वो ब्लड के ही फिल्टर से बन रहा है, जाहिर सी बात है। यानी सिंपल कंपोजिशन है, जैसे प्लाज्मा ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट है, तो लिम्फ में भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट आरबीसी एब्सेंट होता है लिम्फ में। और लार्ज प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। जैसे सिमिलर कंपोजिशन लाइक ब्लड बट लैक आरबीसी एंड हैज लेसर प्रोटीन, यानी कुछ प्रोटीन छोटे मोटे होते हैं पर लार्जर प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोटीन लेस होते हैं इसमें। इसमें लिम्फेटिक चैनल होते हैं, जैसे कि आर्टरी से ऑर्टा हो गया, ऑर्टा से आर्टरी जा रहा है, आर्टरी फिर डिवाइड हो रहा है कैपिलरी में। वैसे लिम्फेटिक चैनल भी छोटे छोटे अपने चैनल में डिवाइड होते हैं, उसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जगह जगह। यानी लिम्फेटिक चैनल में लिम्फ नोड होते हैं कहीं कहीं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करते हैं। आपको अभी अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जब बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगी तब मुझे आपको लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पोर्टल सर्कुलेशन होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि ये जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है ना, ये स्पेशल वेनस कनेक्शन है जो दो ऑर्गन के बीच में बनता है। यानी कि जैसे दो ऑर्गन हो गया, ऑर्गन 1 हो गया, ये आपका ऑर्गन 2 हो गया। ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 के बीच में जो स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है ना, वही हमारा पोर्टल सिस्टम कहलाता है, जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ से कैपिलरी से स्टार्ट हो गया और कैपिलरी से ही एंड होता है। यानी कि ये हो गई आपकी कैपिलरी, तो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी से एंड होता है। इसको मैं अच्छे से अभी, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम, मतलब एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, मैं इसको आपको समझाऊंगी और अच्छे से। फिर इसमें हम इसका जो नेमिंग करते हैं ना, वो दूसरे ऑर्गन के बेस करते हैं। यानी कि दो ऑर्गन जो है वो कनेक्ट होता है स्पेशल वेनस कनेक्शन से, जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी से एंड होता है, तो उसी को हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। अब पोर्टल सर्कुलेशन का जो नेमिंग होता है ना, वो दूसरे ऑर्गन होता है। यानी कि जिस जहाँ से ब्लड स्टार्ट किया, पहले ऑर्गन में जैसे ब्लड आया, तो इसकी नेमिंग पहले ऑर्गन से नहीं होगी, जो दूसरे ऑर्गन में यही ब्लड गया ना, तो दूसरे ऑर्गन से इसकी नेमिंग होती है। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पहले मैं आपको पोर्टल सिस्टम समझाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको पोर्टल सिस्टम, और मैं क्लियरली आपको समझा रही हूँ। जैसे देखिए, ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है, ये हो गया हार्ट। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी से आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आ रहा है, ये हो गई आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन से, मतलब ऐसे वेन से जाता है हार्ट में, ये हो गया आपका वेन्स। आपको समझ आया, ये वेन्स हो गया, ये आर्टरी। डायग्राम में अच्छा नहीं क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ, पर आप समझ रहे होंगे। ये आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेन से। इसके बीच में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गन हो गया, मान लीजिए ऑर्गन 1 हो गया, और ये मतलब पहले मैं एक ही ऑर्गन समझाती हूँ। नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है ये ऑर्गन हो गया, ये कोई ऑर्गन हो गया। अब यहाँ पे ऑर्गन से यहाँ पे कैपिलरी डिवाइड होती है ना, सॉरी, ये पूरी कैपिलरी होती है जहाँ से ऑर्गन में ब्लड छन के ऑर्गन में जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये वेन से कनेक्ट है और इधर से आर्टरी से कनेक्ट है। अब ये यहाँ से जब ये कैपिलरी में से ऑर्गन में ब्लड चला गया, ये ऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आया, यानी बाहर आके यहाँ से गया, और ये फिर चला गया वेन्स में। ये नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। अब हम समझेंगे पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये हो गया आपका हार्ट, हार्ट से ये हो गया वेन्स आपका, और ये हो गई आपकी आर्टरीज। ये हो गया आपका ऑर्गन 1, ये हो गया ऑर्गन 2।
ये आपका नॉर्मल सर्कुलेशन है, पर ये है आपका पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें आप देखेंगे कि ये जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरी से, पहले तो ऑर्टा से डिवाइड होता है, ऑर्टा से आर्टरी में आता है, तो आर्टरी जो ये आ रहा है ये ऑर्गन के कैपलरी बना रहा है, ठीक है, कैपलरी बनाया। अब कैपलरी से ऑर्गन 1 में ब्लड चला गया, फिर यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब यहाँ से डायरेक्ट जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वहाँ से डायरेक्ट वेन से होते हुए हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर जाता है लंग्स में, लंग्स में प्योरीफाई होकर फिर वापस आता है, फिर आर्टरी से आता है ऑर्गन में। ये नॉर्मल सर्कुलेशन हो गया। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कैपलरी से स्टार्ट हो रहा है पोर्टल सर्कुलेशन, फिर ये वेन्स का कनेक्शन, फिर यहाँ से वेन्स में डिवाइड होता है, यानी कि यही ब्लड जो कैपलरी से फिल्टर हो गया एक ऑर्गन से, वही ब्लड वापस जाता है वेन से, ये हो गया आपका वेन्स, स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है वेन्स। अब यहाँ से फिर कैपलरी में डिवाइड होता है, यानी फिर ऑर्गन 2 को भी वही ब्लड सप्लाई होता है, ठीक। ये ऑर्गन 2 हो गया, यहाँ से वेन्स हो, देख पा रहे हो, ये वेन्स है, ये कैपलरी है, ये कैपलरी है, फिर यहाँ से आपका जाता है, थोड़ा गलत बन गया, यहाँ से फिर वेन्स से डिवाइड वेन्स में जाकर फिर हार्ट को ब्लड चला जाता है। तो ये जो दो ऑर्गन के बीच में जो एक कैपलरी से स्टार्ट हो रहा है और कैपलरी पे ही जो एंड हो रहा है, ये वेन्स का जो कनेक्शन है ना बीच में, ये वेन्स हो गया। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये कैपलरी से स्टार्ट हुआ, फिर वेन्स में गया, फिर कैपलरी पे एंड हुआ, फिर वेन्स में जाकर हार्ट से में चला गया, वेना कावा से जाकर। तो ये जो वेन्स का स्पेशल कनेक्शन हो रहा है दो ऑर्गन के बीच में, जो कैपलरी से स्टार्ट हो रहा है और कैपलरी पे एंड हो रहा है, इसी को हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब आपको समझाती हूँ मैं। पोर्टल सर्कुलेशन हम देखेंगे कि ये पहला एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हिपैटिक नाम से आप समझे होंगे कि हिपैटिक यानी कि यहाँ पे लीवर की बात हो रही है। अब हिपैटिक नाम रखा गया पोर्टल का, तो आप समझे कि दूसरा ऑर्गन है वो लीवर है। आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि जो पोर्टल सर्कुलेशन का नेमिंग जो होता है वो होता है ऑर्गन 2 के बेसिस पे। ऑर्गन 2 यानी हिपैटिक से नेमिंग है, यानी आप जान जाएंगे कि इसका दूसरा ऑर्गन जो है वो लीवर है। हिपैटिक लीवर, कोई हिपैटिक मतलब उसका लीवर का ही नाम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन आपको समझाती हूँ मैं। आर्टरी से ब्लड आया, लंग मतलब हार्ट से होते हुए आर्टा से आर्टरी से ब्लड आया, आर्टरी से वो कैपलरी में डिवाइड हो गया, ऑर्गन में 1 में गया। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है ना, वो उसका पहला ऑर्गन जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है, जिसको जीआई ट्रैक्ट भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट पहला ऑर्गन होता है। दूसरा होता है लीवर। अब ये देखेंगे कि ये जो कैपलरी है ये कैपलरी जा रही है, ये इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है जो ऑर्गन 1 है। यहाँ से ये मतलब कैपलरी जो है, फिर ये जो कैपलरी ब्लड को अपने जो भी है फिल्टर कर रही है और ऑर्गन को पहुंचा रही है, वहाँ से फिर ये वेन है, ये वेनस कनेक्शन है, वेन हो गया। वेन से फिर ये ऑर्गन 2 जो लीवर है उसमें भी ये ब्लड जा रहा है कैपलरी से, यानी कैपलरी से स्टार्ट हुआ, कैपलरी पे एंड हुआ, बीच में वेनस का कनेक्शन है। वेन आप देख रहे हैं, वेन ये ब्लड ये दो वेनस कनेक्शन के बीच से जाता है, फिर हिपैटिक वेन से होते ये हार्ट में चला जाता है। ये हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होगा। यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि ये लीवर हो गया। अब देखेंगे कि जो लीवर ऑर्गन 2 होता है उसी के नाम से होता है नेमिंग, तो हिपैटिक में हो गया, ऑर्गन 2 लीवर हो गया, यानी ब्लड यहाँ से आ रहा होगा। ब्लड जो आया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ब्लड आया, फिर ये कैपलरी में डिवाइड है ना, नेटवर्क कैपलरी डिवाइड है, कैपलरी में ब्लड गया, कैपलरी से फिर वेन से कनेक्ट हुआ, फिर कैपलरी में डिवाइड हो गया, फिर लीवर में ब्लड गया। यही जो वेन का कनेक्शन है ना दो कैपलरी के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन होता है। दूसरा फ्रॉग में प्रेजेंट होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। हमारे में हिपैटिक और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, पर फ्रॉग में रेनल और हिपैटिक प्रेजेंट है, हाइपोफाइजियल भी है। रेनल में हम देखेंगे ये जो कनेक्शन होता है वो लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी से होता है, यानी रेनल नाम रखा है। रेनल यानी किडनी, आप समझ रहे होंगे, रेनल यानी किडनी, किडनी यानी कि ऑर्गन 2 जो हो गया वो किडनी हो गया, यानी कि ब्लड जो लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है आर्टरी से वो कैपलरी में डिवाइड हो गया, और कैपलरी से फिर ये कैपलरी हो गया, ये आर्टरी से आ रहा है ब्लड, कैपलरी में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ वेन्स में गया यही ब्लड, फिर कैपलरी में डिवाइड हो गया और किडनी में गया। इसका सिंपल है कनेक्शन बिटवीन लोअर बॉडी पार्ट एंड किडनी, जो समझे थे ऊपर जैसे सेम वैसे ही यहाँ पे भी समझेंगे, बस यहाँ पे लोअर बॉडी पार्ट और किडनी है और वहाँ पे लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग में हम देखते हैं। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। सर्कुलेटरी में हम लोग देखें कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखें, लिम्फेटिक सिस्टम देखें और पोर्टल सिस्टम देखें। हम लोग पोर्टल सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम तो डिटेल में समझ लिए, पर लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग बेसिक चीज़ें समझ लिए हैं, उसको और डिटेल में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप क्लास में ही अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको क्लास में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और मैं सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में, अगर इसके बाद आप अगर एनसीईआरटी रीड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि हर एक चीज़ एनसीईआरटी का कवर है, कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी अपने के लिए
अपने लिए ज़रूर रीड करिएगा कि आपको अपने आप पे भरोसा आ जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं सारी चीज़ें कवर करके मैम पढ़ाई और मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। यानी सेल्फ को भरोसा के लिए आप एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखेंगे कि इसमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। इसमें एक पेयर ऑफ किडनी होती है, यूरेटर एक पेयर होती है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल प्रेजेंट होती है जो कि यूरिन को स्टोर करती है, और इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन हो गया वो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। इसमें आप देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है। फ्रॉग में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, यानी कि फ्रॉग जो है यूरियोटेलिक एनिमल है। हम ह्यूमन जो है हम भी यूरियोटेलिक ही हैं। हमारे भी अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया ही होता है। लेकिन जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा होता है, जिसमें लोग समझाए थे कि फ्रॉग तो एडल्ट जो होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, लेकिन टैडपोल लार्वा जो होता है वो हर्बीवोर होता है। उसकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है और एडल्ट की जो होती है वो शॉर्ट होती है क्योंकि वो कार्निवोर होता है। और टैडपोल लार्वा में हम देखेंगे कि ये एमोनिया रिलीज करता है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। यानी लार्वा जो हो वो एमोनोटेलिक हो गया और एडल्ट जो हो यूरियोटेलिक हो गया। यानी कि एडल्ट जो है जो यूरिया रिलीज हो कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और टैडपोल लार्वा जो है एमोनिया रिलीज कर रहा है। फ्रॉग में आप ये याद रखेंगे कि उसका जो टैडपोल लार्वा है वो हर्बीवोरस है, उसका एलिमेंट्री कैनाल लंबी है, वो अमोनियोटेलिक है, अमोनिया रिलीज कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एडल्ट जो है वो कार्निवोरस है और ये यूरियोटेलिक है, यानी यूरिया रिलीज कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। टैडपोल लार्वा जो है वो गिल से रिस्पायर करता है, आप ये भी याद रखेंगे। एडल्ट जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, क्यूटेनियस भी करता है और बक्कोफेरेंजियल भी करता है, यानी कि तीनों रेस्पिरेशन करता है एडल्ट, पर टैडपोल लार्वा जो है वो गिल से रेस्पायर करता है। तो आप ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि जो किडनी है, जो फ्रॉग की जो किडनी है वो वर्टिब्रल कॉलम के मतलब साइड में प्रेजेंट है और वो प्रोस्टेरियर प्रेजेंट है। किडनी हम देखेंगे कि डार्क रेड बीन कलर की होती है, डार्क होती है रेड बीन या फिर ब्राउन होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के किनारे प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेरियर होती है। यानी कि हमारी बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट होता है उधर ना प्रेजेंट हो गया। वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे बॉडी के डॉर्सल प्रेजेंट है, आप जानते होंगे। फ्रॉग में भी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल प्रेजेंट है। फ्रॉग भी कॉर्डेटा है और वर्टिब्रेटा है, तो उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो जो ये डॉर्सल प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के। तो किडनी भी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साइड में, यानी कि वो भी डॉर्सल प्रेजेंट है, यानी पोस्टेरियर प्रेजेंट है, यानी कि पीछे के बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं जिसको हम लोग यूरिनोफेरस टिब्यूल भी कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किडनी की, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी कि जो यूरिन बना रहे हैं या ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, जो टॉक्सिक जो रिलीज कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं यानी जो फिल्टर कर रहे हैं वो नेफ्रॉन ही होते हैं। यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करते हैं, यानी कि यही जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। अगर नेफ्रॉन ना रहेंगे तो हमारा जो है यूरिया नहीं बनेगा, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। जो नेफ्रॉन है ना वही करते हैं, नेफ्रॉन ही फिल्टर करते हैं यूरिन को, मतलब यूरिन निकालते हैं फिल्टर करके। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनी में फिल्टर होता है, किडनी में नेफ्रॉन पार्ट है वही फिल्टर करते हैं। अब किडनी में देखेंगे कि हमारे ह्यूमन में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के सुपीरियर प्रेजेंट होता है, यानी अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। पर जो फ्रॉग है उसका एड्रिनल ग्लैंड है ना वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे ये किडनी के मीज वेंट्रली प्रेजेंट होता है, यानी वेंट्रल साइड पे मिड यानी बीच में प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमन है उसमें प्रेजेंट होता है कि वो ऊपर सुपीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है यूरिनफेरस। अब देखेंगे कि जो यूरिनिफेरस टिब्यूल है वो ब्लड को प्यूरिफाई किया, यूरिन में कन्वर्ट किया, यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आती है, यूरिनरी ब्लैडर से वो क्लोएका में आ जाती है और क्लोएका अपर्चर से बाहर हो जाती है। हम पढ़े थे ना कि जो क्लोएका होता है कॉमन चैम्बर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम लोग देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो क्लोएका में ही जा रहा था अनडाइजेस्टेड वेट, और यहाँ पे भी जो अनफिल्टर्ड जो फिल्टर्ड होके जो टॉक्सिक हो गया वो क्लोएका में जाकर क्लोएका से फिर बाहर हो जाता है। इसका मेन इतना इंसैटिन बहुत ही शॉर्ट में दिया है, तो आप हम इतना ही पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी हमारे पास टाइम है तो हम देखते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है रिप्रोडक्टिव और आगे जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे। बेसिक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हम देख लेते हैं। इसमें जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि इसका जो नर्वस सिस्टम और जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा प्रेजेंट होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये हम देखते हैं। इसका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ना वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि इसका जो नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल और इंडोक्राइन कंट्रोल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि इसका
जो हम इसका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी पार्ट का है ना, वो वेल डेवलप्ड है। इसमें ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ह्यूमन में प्रेजेंट होता है ना, वैसे ही फ्रॉग में भी ये वेल डेवलप्ड है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो पार्ट होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होता है, एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल में हम देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम से होता है, जिसमें सीएनएस प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, एएनएस होता है, ऑटोट्रॉफिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इंडोक्राइन में हम देखेंगे ये केमिकल से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल के थ्रू। इसमें हम देखेंगे कि कुछ मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे कि जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे कि इसमें हार्मोन कौन कौन से प्रेजेंट है फ्रॉग में जो इंडोक्राइन कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाटिक में जो आइसलेट ऑफ लैंगर्स होता है, एड्रिनल होता है, गोनैड्स हो गया, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉग के अंदर। तो ये हो गया एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन में ये देखेंगे कि जो पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाटिक, एड्रिनल, गोनैड्स, ये सारा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है, इसमें थायराइड जो है ना फ्रॉग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। थायराइड जो है हमारी प्रेग्नेंट ह्यूमन लेडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। थायराइड जो है वो जो मतलब बेबीज होते हैं, या फिर जो इन्फेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ह्यूमन लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें थायराइड को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर थायराइड की कमी हो जाती है तो जो बेबी जो पैदा होगा, तो वो जो है ना, वो एक तरफ से उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी थायराइड एक अहम रोल प्ले करता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल एक हेल्दी बेबी के लिए। वैसे ही फ्रॉग में थायराइड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटामॉर्फोसिस के लिए। अगर थायराइड की कमी हो जाएगी, थायराइड एब्सेंट हो जाएगा फ्रॉग में ना, तो उसका बॉडी का जो एडल्ट लार्वा से जो बन रहा है, और सॉरी टेडपोल लार्वा से जो एडल्ट में बन रहा है, मेटामॉर्फोसिस बॉडी का हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। यानी कि उसका जो जितने भी हार्मोन्स एंडोक्राइन कंट्रोल है वो प्रॉपरली मतलब अपना फंक्शन कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉग की बॉडी के लिए। नर्वस सिस्टम में जो न्यूरल कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम में हम देखेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को करते हैं, यानी कि जो वो सेंटर, यानी कि मेन जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरे बॉडी में, उसका जो मेन होता है ना, कि एक होता है कि मेन पार्ट होता है जहाँ से जहाँ प्रोसेस होता है हमारा जो सिग्नल है, इम्पल्स जो है वो जाती है, फिर सीएनएस में ही प्रोसेस होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। फिर पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है, ब्रेन से जो भी नर्व निकली होती है, जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व बोलते हैं, वो पीएनएस बनाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली होती है उसको हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते हैं, ये भी पीएनएस बनाती है। लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सीएनएस का बुलाता है, सीएनएस का पार्ट। लेकिन जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है वो पीएनएस का पार्ट बुलाती है। अब क्रेनियल नर्व जो होता है वो 10 पेयर प्रेजेंट है, और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर प्रेजेंट है। ये एग्जाम में आते हैं, आप याद रखेंगे कि जो क्रेनियल नर्व होता है वो 10 पेयर प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होता है। अब हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, और ये भी अपना 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 रोल करते हैं फ्रॉग में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मैं आगे और अच्छे से समझाती हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में कल के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास आज का एंड करते हैं। और हमने आज देखा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा फ्रॉग का। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम लोग ने थोड़ा कवर कर लिया है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कल फिर से स्टार्ट करेंगे, और इसको हम पूरे कवर करेंगे। फिर हम लोग इसका सेंसरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फ्रॉग का मतलब सारा सिस्टम। फ्रॉग को कल इंड कर देंगे, और कॉकरोच अगर हो सके तो कॉकरोच भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आप क्लास में मैक्सिमम लर्न कर पाएँ। और मैं आपको डिटेल में डायग्राम वाइज मैं आपको सारा चीज़ें समझा दी हूँ। तो अगर आपको लेक्चर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, आप जाकर देख लीजिए। जैसे कि टिश्यू का, जैसे एनिमल टिश्यू जो है, 4 एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये चारों हमने कवर कर लिया है। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है, तो आप इसको जरूर कवर करिएगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है, नीट का, CUT का, बोर्ड एग्जाम का, जो भी आते हैं,
तो वो हमारे व्हाट्सअप चैनल को लिंक में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। डेली मैं 10-15 पीवाईक्यू उस पर डालती हूँ, आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टॉपिक पढ़ेंगे, आप एक टॉपिक का पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा हो तो आप हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं मुझे पता है, पर आपके फ़ायदे के लिए ले रही हूँ कि हमारा रैपिड रिवीजन भी मैंने स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे आपका टॉपिक वाइज रैपिड रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से रैपिड रिवीजन भी कर सकते हैं टॉपिक का। ओके, थैंक यू।